हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल स्टार्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बेटा ग्रोथ तो आपने लिविंग वर्ल्ड में पहले भी पढ़ी होगी कि भाई वहां पे हम क्या पढ़ते हैं। देखो मैं पहले बता देती हूँ, ये जो लेक्चर है ना इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे, लेकिन आपने ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो छोटी छोटी टर्म्स है, डिफरेंशिएशंस, ये सब आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, सेकेंडरी ग्रोथ, ये आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ लिए होंगे एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में। तो वहीं का थोड़ा थोड़ा पार्ट है यहाँ पे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में वो सब चीजें, वो सब टिश्यू जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे, ये सब कैसे हेल्प करते हैं, जो प्लांट की पूरी लाइफ साइकिल होती है उसमें, तो हम वही पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग का जो ये चैप्टर है ये थोड़ा बेसिक है, ये आपने पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा प्लांट हॉर्मोन्स वाला डिफिकल्ट हो जाता है पार्ट। तो वहां से अगर हम उसके फंक्शंस आराम से याद रखेंगे, बार बार उसको रिवाइज करेंगे, तो हमारे क्वेश्चन वो हो जाएंगे। तो चलो जी ग्रोथ पढ़ते हैं। ग्रोथ आपने बेटा लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में भी पढ़ा होगा। वहां पे तुमने क्या पढ़ा था कि इंक्रीज होता है, मास नंबर इंक्रीज होता है वहां पे। जो सेल है उसका मास इंक्रीज हो रहा है, सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है, सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है, और जो भी चीज है, एनिमल हो चाहे प्लांट हो, उसकी ग्रोथ इंक्रीज हो रही है ना, यही पढ़ा होगा। तो देखो प्लांट की ग्रोथ बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे, ये इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, ये सब एक एक बताऊंगी। पहले देखो जी, पहले सीड होता है आपके पास, स्टोर होता है, उसको हम सोइल में डाल देते हैं, फिर उसका थोड़ा मॉइस्चर मिलता है, थोड़ी फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो क्या होता है, जो सीड है वो स्वेल करता है, और धीरे 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 उसमें सीडलिंग वाली स्टेज आती है। सीडलिंग वाली स्टेज कैसे होती है, जैसे कि आप दाल वगैरह भिगो देते हो, है ना, 8 to 10 आवर्स, उसके बाद उसका पानी निकाल देते हो, उसके बाद क्या होता है, वहां से स्प्राउट्स निकले स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो व्हाइट वाला पार्ट होता है वही सीडलिंग है। तो सीड तुमने दबा दिया, उसके बाद उसको वाटर मिल गया, जब भी फेवरेबल कंडीशन आई, वो जो जिस भी सीजन का वो सीड था, तो वहां पे उसको जैसे ही पानी मिलेगा वो सीडलिंग आ जाएगी वहां से। फिर उसके जस्ट बाद जो छोटा सा प्लांट होता है ना, उसको बोलते हैं प्लांटलेट। फिर प्लांटलेट कन्वर्ट होता है प्लांट में, उसके बाद वो ट्री बन जाता है। अच्छा जी, देखो फिर क्या, यहाँ पे धीरे 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 साइज, सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है और साइज भी इंक्रीज हो रहा है, दिख रहा है ना आराम से। तो ये तो मॉर्फोलॉजी है, तुम आराम से बता सकते हो कि हाँ, ये इतने महीने में, इतने ईयर्स में ये प्लांट इतना बढ़ गया, इसकी इतनी हाइट बढ़ गई। तो ये देखो, ये तो हाइट बढ़ गई। और ये जो गर्थ है कब बढ़ती है, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे बढ़ती है, जब प्लांट थोड़ा ओल्ड हो जाता है ना, जब उसने अपनी पूरी हाइट अटेन कर लिया। उसके बाद डाइकोट्स में हम बहुत अच्छे से सेकेंडरी ग्रोथ देखते हैं। तो ये तो तुमने, चलो ठीक है, ये तो चौड़ाई बढ़ गई। तो चौड़ाई कौन बढ़ाता है, आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा होगा, लेटरल मेरिस्टम, है ना। और जो हाइट है वो एपिकल मेरिस्टम बढ़ाता है। ऊपर प्रेजेंट होता है यहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टम, और नीचे क्या होता है, रूट एपिकल मेरिस्टम। ये होता है प्लांट की टिप के ऊपर शूट एपिकल मेरिस्टम, और रूट की टिप के ऊपर क्या, रूट एपिकल मेरिस्टम। तो ये सब उसकी हाइट बढ़ाते हैं। और जो गर्थ बढ़ाता है सेकेंडरी मेरिस्टम, जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, वो लेटरल मेरिस्टम। और घास में इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होता है ना, कि कोई भी काव आई, कोई भी ग्रेजर एनिमल आया, उसने कट कर लिया और फिर वहीं से ग्रो करना। ये हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा होगा। तो जी देखो, प्लांट्स की क्या होती है कि जो ग्रोथ है ना बेटा, वो इरिवर्सिबल है। तुम्हारी भी ग्रोथ इरिवर्सिबल है, ये तो सेम है तुम्हारा प्लांट्स के साथ। अगर कोई छोटा प्लांट बड़े प्लांट में कन्वर्ट हो गया है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो छोटा प्लांट दोबारा से बन जाएगा। तो इरिवर्सिबल है उसकी ग्रोथ, थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है। थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है उसकी ग्रोथ। कैसे, तुम्हारी ग्रोथ चलती है किसी सर्टेन एज के बाद, जैसे 18+, 20+, उसके बाद तो तुम्हारी ग्रोथ होती नहीं है। लेकिन जो है प्लांट्स है, उनकी इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, इनफाइनाइट ग्रोथ होती है, थ्रू आउट लाइफ उसकी ग्रोथ होती चली जाती है। स्टार्टिंग में जब छोटा प्लांट होता है तो बहुत जल्दी 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 ग्रो करता है ना। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा वो ओल्ड हो गया, तो उसकी ग्रोथ क्या होती है, सीज नहीं होती पूरे तरीके से, थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है, चाहे बढ़ो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, लेकिन बढ़ती रहती है। ठीक है। तो प्लांट्स की ग्रोथ क्या इनडिटर्मिनेट होते हैं, ये भी आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा होगा। अच्छा जी, और इनका साइज परमानेंटली इंक्रीज होता है, ये नहीं कि अभी है फिर टेम्परेरी इंक्रीज हो गया फिर छोटा हो गया, ऐसा थोड़ी ना होता है, परमानेंट इंक्रीज ही होता है सबका साइज। ओपन कैसे होती है भाई, हमेशा इसकी ग्रोथ होती रहती है, होती रहती है, इसलिए हमेशा ये ओपन होता है ग्रोथ करने के लिए। लोकलाइज किसी लोकेशन पे ही होती है, जैसे कि मैंने बताया ये है, ये आपका प्लांट है, तो गर्थ कौन बढ़ा रहा है, सिर्फ लेटरल मेरिस्टेम ही बढ़ाएगा। अगर इस लोकेशन पे लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा तभी तो उसकी चौड़ाई बढ़ेगी। अगर रूट एपिकल मेरिस्टेम पे, शूट एपिकल मेरिस्टेम पे ये सब प्रेजेंट होंगे, जहां पे टिप के ऊपर मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा, तभी तो ग्रोथ होगी, वरना तो ग्रोथ नहीं होगी। क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही तो ग्रोथ करवाती हैं, वही तो सेल बार 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 डिवाइड करवाती हैं। तो वो लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है, जो मेरिस्टेमेटिक
टिश्यू है, तुम्हारी सेल्स है, वो कहाँ प्रेजेंट है, उसकी लोकेशन कहाँ पे है, जहां पे वो प्रेजेंट होगी वहीं पे वो उसकी ग्रोथ करवाएगी। चलो मान लो ऑक्सिलरी बर्ड, जैसे कि शूट एपिकल मेरिस्टम की जो सेल्स हैं, थोड़ी बहुत सेल्स है वो पीछे छूट जाती हैं, तो वहां से ऑक्सिलरी बर्ड आती है और वो फ्लावर और ब्रांच बनाती है ना। तो ये आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा होगा। चलो जी अब पढ़ते हैं ये डेवलपमेंट क्या होता है। ग्रोथ तो तुमने पता चल गया, अच्छा साइज इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ कभी रुकती नहीं है, थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है ना, मास नंबर बढ़ रहा है, ये सब तो अपने पहले ही पढ़ लिया होगा। डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे तुम लोग छोटे बच्चे हो या जैसे भी, तो क्या है, तुम्हारी ग्रोथ तो हो गई, अब अभी जो तुम्हारी हाइट जब रुक गई है तो उसके बाद डेवलपमेंट होता है ना, इमोशनल डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट, बिहेवियर डेवलपमेंट, तो ये सब चीजें बाद में होती है ना। तो देखो जी डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ भी आती है और डिफरेंशिएशन भी आता है। जब अपनी सेल्स मैच्योर हो जाएंगी, परमानेंट हो जाएंगी, तो डिफरेंशिएट कर लेंगी अपने आप को, अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर कर लेंगे, अलग अलग अपनी शेप बदल लेगी, अपना चेहरा बदल लेगी। जैसे कि जाइलम और फ्लोएम वाली सेल्स मैच्योर हो गई, उनकी शेप अलग अलग हो जाती है। जाइलम वाले सेल्स को कह दिया भाई तुम वाटर कंडक्शन करो, फ्लोएम वाली सेल्स को कह दिया तुम फूड का कंडक्शन करो। तो वो सब चीजें क्या है, डिफरेंशिएशन है। हर एक सेल को उसका काम मिल गया है, कब, जब वो परमानेंट हो गई, वो मैच्योर हो गई, तब जब उसने डिवाइड करना बंद कर दिया। ठीक है, तो डेवलपमेंट के अंदर दो चीजें आती है, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन। जो भी प्लांट की लाइफ साइकिल है स्टार्ट से लेके लास्ट तक, तो उसमें ग्रोथ और डिफरेंशिएशन दोनों चीजें डेवलपमेंट के अंदर आती है। ग्रोथ का मैंने बता दिया आपको, इंडिटरमिनेट होती है, ये सब होती है, लोकलाइज्ड होती है। ठीक है जी, अब देखो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसके स्टार्टिंग से फेज से लेके लास्ट तक कैसी ग्रोथ होती है, डिफरेंशिएशन कैसे होता है, डी डिफरेंशिएशन कैसे होता है, ये सब चीजें। चलो जी अब देखो क्या है ग्रोथ में, क्या है, तुम आराम से देख सकते हो, तुम्हारी ग्रोथ हो रही है, अच्छा 5 फीट 6 फीट, ये आराम से मेजरेबल है। उसके बाद जो सेल के अंदर ग्रोथ हो रही है, उसका प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है, तभी तो सेल का साइज बढ़ेगा, तो उसको थोड़ा मेजर करना डिफिकल्ट है, वो थोड़ा माइक्रोस्कोपिक वाली चीजें आ जाती हैं। तो डिफिकल्ट क्या है, प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ रहा है, जब सेल डिवाइड हो रही है उसका साइज बढ़ रहा है, तो प्रोटोप्लाज्म का साइज भी बढ़ रहा है, तो उसको मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट है। बाकी और सारी चीजें हैं, गर्थ हो, हाइट हो, ये सब मेजरेबल है। जैसे कि जो मेज है, कॉर्न है, मक्का है, उसमें क्या, जो रूट एपिकल की मेरिस्टेम्स की जो सेल है ना, वो 1 घंटे में 17,500 सेल्स बनाती है। कितनी, मतलब वहां पे 1 घंटे में कितनी ग्रोथ कर रही है उनकी सेल, 17,500 सेल नई सेल बना के दे रही है, किसको, अपने मेज प्लांट को। ठीक है जी, ये याद रखना है, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। वाटरमेलन का साइज उसके 3,50,000 तक भी बढ़ जाता है, बताओ, वाटरमेलन का साइज 3,50,000 तक भी बढ़ जाता है, और मेज 17,500 नई सेल बना के दे देता है 1 घंटे में। कौन सा, उसका रूट एपिकल मेरिस्टम। पोलन ट्यूब की भी जो लेंथ उसके हिसाब से होती है, उसी के हिसाब से हम मेजर करते हैं। ठीक है जी, लीफ एरिया, लीफ जो है, लीफ का जो सरफेस एरिया है वो कितना बढ़ रहा है, अभी इतना है, फिर बड़ा हो गया और बड़ा हो गया, है ना। ये सब चीजें क्या है, ये लीफ का तो आगे आएगा कि भाई एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ ये सब क्या होती है, वो तो हम पढ़ेंगे ही। तो ग्रोथ की कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम मेजर कर सकते हैं, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जिसको डिफिकल्ट होता है थोड़ा, मतलब बिल्कुल जो करेक्ट वो है, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है करना, जो माइक्रोस्कोपिक वाली चीजें हैं। अब देखो ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, फेजेस ऑफ ग्रोथ में बस थोड़ा सा बताऊंगी यहाँ पे, क्योंकि जब आपने मॉर्फोलॉजी में शायद पढ़ा होगा कि जो रूट का जो पार्ट है, सबसे पहले रूट ही आती है वहां पे, मॉर्फोलॉजी वाले में रूट स्टेम लीव्स ऐसे नहीं आती है, लीव्स की क्या अरेंजमेंट होती है, तो वैसे तो रूट के अंदर 3 पार्ट होते हैं, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन, मैच्योरेशन। मैच्योरेशन तो भाई वो हाँ मैच्योर हो गई, उसको एक काम पकड़ा दिया, वो कर लिया उसने। इलोंगेशन, सेल लंबी लंबी हो गई, चौड़ी हो गई, बड़ी हो गई। मेरिस्टेमेटिक तुमने पढ़ा ही होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक अलग से टॉपिक है एनाटॉमी में, कि जो सेल जल्दी 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 डिवाइड करती हैं, है ना, वो मेरिस्टेमेटिक पार्ट होता है। और उसको कौन कवर करके रखती है, रूट कैप कवर करके रखती है। तो ये तो सेल जोन ऑफ मैच्योरेशन, सॉरी मेरिस्टेमेटिक है, जहां पे सेल डिवाइड कर रही है। इलोंगेट में वो लंबी लंबी हो गई, और मैच्योरेशन में कौन सा पार्ट आ जाता है, रूट हेयर्स, जिसको काम मिलता है वाटर एब्जॉर्ब करने का। मैच्योरेशन यानी कि यहाँ पे आके सेल परमानेंट हो गई हैं, उनको काम मिल गया है कि तुम वाटर एब्जॉर्ब करो। ठीक है, तो मैच्योरेशन परमानेंट यही होता है, जो सेल डिवाइड नहीं करती और उसको उसका जो काम मिल जाता है, तो वो वही काम करती है अपना। ठीक है,
अच्छा, अब आता है ग्रोथ रेट। ये तो तुमने बता दिया कि हाँ, एक प्लांट है, पहले 4 फीट का था, 1 महीने बाद 8 फीट का हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? अच्छा, कितने दिन में हुआ? जैसे मैंने बोला पहले 4 फीट का प्लांट था, उसके बाद वो 8 फीट का हो गया 1 महीने बाद। तो जो 1 मंथ या 1 ईयर जो है कि उसकी ग्रोथ हुई कितनी? चलो 4 हुई, 4 फीट हुई उसकी ग्रोथ। कितने टाइम में हुई, कितने किस रेट से हुई, तो उसको हम बोलते हैं ग्रोथ रेट। ग्रोथ तो तुमने बता दिया 4 फीट हुई, कितने टाइम में हुई पर यूनिट टाइम, वो होता है ग्रोथ रेट। अब देखो जी, ग्रोथ रेट आपके एनसीईआरटी में 2 चीजें दी हुई हैं, एक तो अर्थमेटिक ग्रोथ और एक ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अर्थमेटिक ग्रोथ तो बेटा कांस्टेंट रेट से होती है, जैसे पहले 1 है, फिर 2, फिर 3, मतलब हर टाइम हर डिवाइड जब भी करेगी सेल, एक सेल बढ़ेगी, तो कांस्टेंट रेट से ही बढ़ रही है ना। देखो जी, एक सेल है यहाँ पे, उसने डिवाइड करा, एक सेल ने डिवाइड करा, एक तो अपनी जैसी मेरिस्टेमेटिक सेल बना दी, एक उसने डिफरेंशिएट कर दी। एक सेल बोली मुझे डिवाइड नहीं होना, मेरे को तो मैच्योर होना है, मेरे को काम पकड़ा दो, मेरे को परमानेंट कर दो, उसकी प्लेसमेंट कर दो, तो उसको डिफरेंशिएट कर दिया, वो मैच्योर हो गई, उसको अपना काम मिल गया, वो डिफरेंशिएट हो गई, अलग होगी ना, इसलिए डिफरेंशिएट हो गई वो। अच्छा, फिर उसी सेल ने जो मेरिस्टेमेटिक सेल बनी थी, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल क्या कर सकती है? डिवाइड कर सकती है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल क्या बोली? मुझे तो डिवाइड करना है, तो फिर उसने अपने जैसी ही एक मेरिस्टेमेटिक सेल बना दी और इसने परमानेंट बना दी। देखो यहाँ पे भी परमानेंट डिवाइड नहीं करी और ये भी डिवाइड, तो ऐसे ही चलता जाएगा हमेशा। जब भी डिवीजन होगा एक एक सेल ऐड होती जाएगी, क्या? कांस्टेंट रेट से। देखो जी, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे हाइट है। अब देखो, थोड़े टाइम बाद ग्रोथ होने लगी, फिर रुक गई, फिर ग्रोथ हो गई, फिर रुक गई, फिर ग्रोथ हो गई, तो ऐसे एक एक सेल्स ऐड होती जाएंगी हमेशा, कांस्टेंट रेट से ग्रोथ होती जाएगी। इसको हम बोलते हैं लीनियर कर्व। ठीक है जी। अब देखो, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? एल टी इक्वल्स टू एल नॉट प्लस आर टी। एल टी भैया कितने टाइम में क्या लेंथ बढ़ी है प्लांट की, ये इनिशियल लेंथ कितनी थी, किस रेट से ग्रोथ हो रही है, किस रेट से ग्रोथ हो रही है और किस टाइम के अकॉर्डिंग हो रही है। जैसे कि एल नॉट आपकी कितनी है? 4 सेंटीमीटर लगा लो भैया, आपकी आपकी जो इनिशियल प्लांट की ग्रोथ थी, चलो वो 4 सेंटीमीटर है। रेट किससे हो रही है? चलो उसकी 1 सेंटीमीटर बढ़ रही है, कितनी देर में? 4 घंटे में। तो अब कितना आ गया? 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर बढ़ गई, है ना। तो क्या इनिशियल तो चलो 4 सेंटीमीटर थी, फिर किस रेट से बढ़ रही है? चलो वो 1 सेंटीमीटर बढ़ रही है और हमें कितने घंटे का पता करना है? 4 घंटे का पता करना है कि 4 घंटे में वो कितनी बढ़ी। तो 4 × 1 4 + 4 कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि 4 घंटे में कितनी बढ़ी? 8 सेंटीमीटर बढ़ी। ठीक है जी, तो ये है। आप देखो ज्योमेट्रिक ग्रोथ, चलो वैसे अब तक इसका इस पे न्यूमेरिकल आया नहीं है, पर तुम याद रखना इसको कि एल नॉट इनिशियल प्लस आर किस रेट से ग्रोथ हो रही है, और टी जो टाइम के उन्होंने पता करना है कि 4 आवर्स में कितनी हो रही है, 5 आवर्स में कितनी हो रही है। ठीक है, अब देखो ज्योमेट्रिक ग्रोथ कैसी होती है। जैसे कि जो माइटोटिक सेल है उसने, चलो मैं अर्थमेटिक का बता देती हूँ डेफिनेशन, ओनली वन डॉटर सेल डिवाइड अदर डिफरेंशिएट एंड मैच्योर, ये मैंने बता दिया। यहाँ पे इसने माइटोटिक सेल का एग्जाम्पल दिया है, मैंने आपको मेरिस्टेमेटिक सेल का एग्जाम्पल दिया है। ठीक है जी। अब देखो ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या होती है, दोनों की दोनों डॉटर सेल, मतलब कि जैसे कि एक सेल है उसने डिवाइड करा, ये 2 सेल बना दी, इन्होंने भी 2 सेल बना दी, फिर इसने भी 2 सेल बना दी, फिर इसने भी, इसने भी, इसने भी, इसने भी, ऐसे डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पे कैसे होता है? जैसे जाइगोट में ग्रोथ होती है ना, 1 2 2 4 8 16 32, ज्यादातर जो ग्रोथ होती है वो ज्योमेट्रिक ग्रोथ ही होती है कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, तो ऐसे पावर में इनकी ग्रोथ होती रहती है। तो यहाँ पे W1 का मतलब है जो फाइनल साइज है, W0 का मतलब है इनिशियल साइज है, R का मतलब है कि भाई क्या उसका रेट ऑफ ग्रोथ है, और फिर टी टाइम किस टाइम के अकॉर्डिंग। तो चलो पहले इसको समझते हैं। ग्रोथ देखो जी, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे वेट गेन और साइज है। ये जो फेज है, ये जो फेज है लैग फेज, और ये लॉग फेज, और ये स्टेशनरी फेज। लैग फेज वो जो सेल्स हैं वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही हैं ग्रोथ करने के, थोड़ी बहुत ग्रोथ उनमें स्टार्ट हुई है लेकिन वो नेग्लेजिबल है। तो यहाँ पे
इतने टाइम में, थोड़े से टाइम के बाद ग्रोथ स्टार्ट हो गई। लैग फेज में ग्रोथ होती तो है, लेकिन थोड़ी होती है, वो ग्राफ के अंदर तुम शो नहीं कर सकते। एक्सपोनेंशियल फेज में क्या होता है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रोथ होती है। क्या? बहुत ही बढ़िया तरीके से। उसके पास वाटर भी बहुत सारा है, न्यूट्रिएंट भी बहुत सारे हैं, लाइट भी बहुत सारी है, सब कुछ है उसके पास। स्टेशनरी फेज में भाई अब सारी सेल्स ने खाना तो ले लिया। ऐसे थोड़ी ना होता है। जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वहां पे लिमिटेड टाइम में ही कोई चीज प्रेजेंट होती है, जैसे कि रिसोर्सेज वहां पे लिमिटेड ही होते हैं। यहाँ पे अगर तुम्हें खाने के, अगर तुम्हारे पास 10 वाटर टैंक है तो वो है, अब वो अनलिमिटेड थोड़ी ना हो जाएगा। तुम्हें उसके अंदर कितने दिन तुमको गुजारा करना है, वही तो तुमको, उसी के अकॉर्डिंग तो तुम्हारी ग्रोथ होगी। तो चलो, अब तुम्हारे 10 के 10 वाटर टैंक खत्म हो गए। अब यहाँ पे आके तो ग्रोथ तुम्हारी रुक जाएगी ना। जब वाटर खत्म हो गया तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। कुछ भी हो सकता है, रिसोर्सेज लिमिटेड हो सकते हैं। अब रिसोर्सेज में क्या हो सकता है ये बताओ मुझे। लाइट हो सकती है, न्यूट्रिएंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पैरामीटर हो सकता है। तो यहाँ पे आके लिमिट हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। न्यूट्रिएंट जो उसके पास उस जगह पे प्रेजेंट थे ना, वो खत्म हो जाते हैं। तो उसकी जो ग्रोथ है ना, वो सीज हो जाती है, वो रुक जाती है वहां पे। ठीक है। लैग में थोड़ी बहुत ग्रोथ होती है, थोड़ी बहुत ग्रोथ होती है। एक्सपोनेंशियल में बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ होती है। रिटेन एबिलिटी टू डिवाइड, यहाँ पे वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही है डिवाइड करने की, थोड़ी बहुत ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सेल्स की ग्रोथ हो रही है। अगर यहाँ पे 5-10 सेल्स डिवाइड करी थी तो वहां पे एक्सपोनेंशियल में 100,000 सारी सेल्स डिवाइड कर रही है, इसीलिए तो ग्राफ एकदम से ऊपर जा रहा है। ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं एस शेप कर्व, सिग्मोइड कर्व। तो ज्योमेट्रिक जो ग्रोथ होती है वहां पे क्या होता है, कौन सा कर्व आता है, एस शेप कर्व आता है। और जो सिग्मा अरिथमेटिक होती है वहां पे लीनियर कर्व आता है। कांस्टेंट रेट से वहां पे बढ़ रही होती है ग्रोथ तुम्हारी। ठीक है। अच्छा जी, ग्रोथ रेट पता चल गया कि किस टाइम में कितनी ग्रोथ हो रही है। इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम, ये होता है ग्रोथ रेट। ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। ये देखो मैंने बताया था ना, लीफ का अलग से आएगा। 2 लीफ है, लीफ नंबर 1, 2, है ना। देखो जी, ये मान लो ढोलू बोलू है, ये है ढोलू, ये है बोलू। ओके, जो तुम छोटा बी में देखते हो। एब्सोल्यूट ग्रोथ यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हो रही है, मतलब कि देखो ये 5 सेंटीमीटर था इसका पहला, थोड़ी देर बाद उसका 10 सेंटीमीटर हो गया, इसका 50 सेंटीमीटर था, इसका 55 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो एब्सोल्यूट ग्रोथ तो हो ही रही है। एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे भी मतलब एब्सोल्यूट जो रियल है वो बताओ भाई तुम, हमें नहीं मतलब कितने पहले कितने था, बाद में कितने था, किसने कितने टाइम में ग्रोथ करी, है ना। वो है 5 सेंटीमीटर। रिलेटिव ग्रोथ जो सारे रिलेशनशिप्स हैं उसकी जो सारी कंडीशंस है वो देख के बताएगा। देखो जी, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 हो गई, तो इसने तो बहुत ज्यादा ग्रोथ करी। आपके 50 मार्क्स है अभी पहले, और दूसरे टेस्ट में आपके 100 मार्क्स आ गए। लेकिन एक बंदे के 50 है, डबल हो गया, बिल्कुल पूरा 100% इंक्रीज हो गया। लेकिन एक दूसरा है भोलू है ना, ढोलू के क्या हुआ, 50 मार्क्स के 100 मार्क्स हो गए। तो उसने तो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर ली एक ही टेस्ट में, है ना। उसके पेरेंट्स तो खुश हो जाएंगे अगली अगली पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। तो अब देखो, अब जो भोलू है उसके पहले तो 50 मार्क्स थे, अब तो उसने सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स की ग्रोथ करी। तो वहां पे तो ग्रोथ कम हुई, उसके तो सिर्फ 10% हुई ग्रोथ। एक ने तो 100% ग्रोथ कर ली। तो वो होती है रिलेटिव ग्रोथ, कि उसके पहले कितनी थी और अब कितनी है, वो रिलेटिव ग्रोथ। और दूसरे के कंपैरिजन में उसकी पहले कितनी थी, अब कितनी है, 55। पहले मतलब जो पैरामीटर है ना, जो उसकी पैरामीटर है उसमें किसका सबसे ज्यादा बड़ा है, एब्सोल्यूट ग्रोथ और रियल ग्रोथ। हाँ, उसको जो पीछे वाला उसका जो लेंथ था उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, बस ये बता दो इंक्रीज कितनी हुई है, वो 5 सेंटीमीटर है। मार्क्स वाली बात याद रख लेना, 50 से 100 होना बहुत अच्छी ग्रोथ है ना। रिलेटिव ग्रोथ, हाँ भाई, अगर ये 50 से 100 कर रहा है तो उसके बाद तो 200 पे भी पहुंच जाएगा। तो वो है रिलेटिव ग्रोथ। ठीक है जी। चलो, अब देखो कंडीशंस क्या होती है ग्रोथ की। मैंने बोला तुम छोटे बच्चे हो, चलो तुम्हारी मम्मी ने तुमको कॉम्प्लेन नहीं पिलाया तो तुम्हारी हाइट हो जाएगी। जैसे एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं ना, जिसकी मम्मी कॉम्प्लेन पिलाती है उसका बच्चा तो बहुत बहुत उसकी बढ़िया हाइट है, और जिसकी मम्मी नहीं पिलाती उसकी तो ग्रोथ जीरो हो रही है ना, वो ऐसे ही दिखाते हैं ना टीवी वाले। तो ग्रोथ के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए भैया, प्लांट का भी कुछ है, उसको भी कुछ चाहिए। हाँ, उसको वो क्या कहता है, मुझे अच्छे से वाटर दो दो, है ना। फिर मैं उसको लाइट दो, उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। जैसे तुमको टेम्परेचर एसी का 16 पे चाहिए, उसको भी किसी जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है उसकी,
उसके या तो ना तो उसके ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए ना उससे कम होना चाहिए है। उसकी जो रेंज है, जैसे कि उसको कितना भी, जैसे कि कोई भी प्लांट है, जैसे तुम्हारे नॉर्थ रीजन का प्लांट लगा लो, उसको क्या है कि भाई मैं तो 1 डिग्री से 35 45 55 डिग्री तक ही सहन कर सकता हूँ, उसके बाद नहीं कर सकता। जैसे अब गर्मियों में हुआ था ना कि टेम्परेचर क्या बहुत ज्यादा हो गया था, है ना, 45 40 46, तो उसके बाद बहुत सारे घर में प्लांट आपने देखा होगा आसपास, बहुत सारे प्लांट बहुत ही सूख गए। तो उसमें क्या, उसकी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, वो उसका जो जहां तक वो टॉलरेट कर सकता था वहां तक उसने किया, उसके बाद वो टॉलरेट नहीं कर सकता, तो उस पे एडवर्स इफेक्ट पड़े ना। तो प्लांट के जो ग्रोथ है उसके कुछ कंडीशंस हैं कि उसको प्रॉपर अमाउंट में लाइट चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में उसको जो टेम्परेचर की जो उसकी कंडीशन है वो वही चाहिए, उसको उसको न्यूट्रिएंट्स, उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वाटर, लाइट, है ना, ये सब उसको चाहिए। तो देखो जी, न्यूट्रिएंट्स में उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ये तो आपका वो होता है ना मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर, वो हटा दिया है, वरना उसके अंदर आप अच्छे से पढ़ते हो कि कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होगी, है ना, ये सब पढ़ते हो आप। अच्छा, ये न्यूट्रिएंट्स किस में हेल्प करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लास्ट में, और सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं ऑब्वियसली। लाइट और ग्रेविटी भी डिपेंड करती है, अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो रूट को कैसे पता उसको नीचे सोइल के नीचे ग्रो करना है ना, तो रूट को तो ग्रेविटी को सेंस करेगी, और जो शूट है वो ग्रेविटी से अपोजिट साइड, उसको पता है कि जिस साइड ग्रेविटी उधर मुझे जाना ही नहीं है, शूट कहती है, और रूट कहते हैं नहीं मुझे तो उधर ही जाना है ना। तो जब ग्रेविटी नहीं होगी तो रूट और शूट, रेडिकल और प्लूम्यूल कैसे ग्रो करेंगे, है ना। अब देखो, ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज मैंने आपको बता दी, जो प्लांट टॉलरेट कर सकता है उसकी जो भी रेंज है उसकी 15 से 45 डिग्री सेल्सियस हो, अगर इससे नीचे और ऊपर होगा तो प्लांट मर जाएगा बेचारा, है ना। उसके अंदर मतलब अगर मरेगा भी नहीं तो उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट आएंगे, उसकी जो लीव्स है वो येलो हो जाएंगी, है ना, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। और ऑक्सीजन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए चाहिए, कि जो रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस है उसके अंदर चाहिए। रेस्पिरेशन से क्या होता है, एनर्जी मिलती है हमें, एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। इससे पहले मैंने रेस्पिरेशन वाला चैप्टर ही पढ़ा है, तो वो आप पढ़ सकते हो वहां पे जाके। अच्छा जी, वाटर अगर ज्यादा होगा तो भी भाई वो होगा, बहुत ही हार्मफुल होगा, और वाटर कम होगा तो भी बहुत हार्मफुल होगा। तो उसको प्रॉपर अमाउंट में वाटर चाहिए, ये डिपेंड करता है कि वो डेजर्ट का प्लांट है कि कहाँ का प्लांट है, ठीक है। तो वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सेल एनलार्जमेंट करता है, ठीक है, टर्जिटी टर्जिडिटी करता है, एक्सटेंड करता है। चलो यहाँ पे बहुत सारा वाटर है, एंटर कर गया इसमें, तो ऐसे अब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर वाला तुमने चैप्टर पढ़ा होता तो तुम्हें टर्जिडिटी पता होता, क्योंकि अभी वो चैप्टर हटा दिया है। चलो ठीक है, तुम यही याद रख लो कि टर्जिडिटी एक्सटेंड सेल क्या होता है कि जैसे कि ये टैंक है, इसमें चलो ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें वाटर है, यहाँ पे तुमने एक सेल डाल दी तो उसके अंदर पानी चला जाएगा, तो किसी हद तक ही तो वो उस पर प्रेशर लगाएगी ना, कि वो सेल के ऊपर प्रेशर लगाएंगी तो सेल क्या होगी, थोड़ी चौड़ी हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। तो उसको जो सेल प्रेशर लगाएगी ना वॉल के ऊपर, उसको टर्जिड प्रेशर बोलते हैं। सेल अपना साइज बढ़ा लेती है, सेल स्वेल होने के बाद जितना भी प्रेशर लगाते हैं ना वो लगाती है सेल वॉल के ऊपर, तो उसको तो टर्जिड प्रेशर बोलते हैं। और जो सेल वॉल उसके ऊपर लगाती है प्रेशर, किसके ऊपर, सेल के ऊपर, सेल साइटोप्लाज्म के ऊपर, वो कहती है कि नहीं मैं इससे ज्यादा अब चौड़ी नहीं हो सकती, तो वो सेल वॉल लगाती है उसके ऊपर प्रेशर, और जो सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म वाली चीजें हैं उसके अंदर ज्यादा वाटर आ गया है तो वो इसके ऊपर लगाती हैं। तो टर्जिड प्रेशर और सेल सेल वॉल प्रेशर, वॉल प्रेशर, ये सब आप ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स में पढ़ते हो, लेकिन अभी वो चैप्टर हटा दिया है। तो चलो ठीक है, ये मतलब यही थोड़ा बहुत ही पता होना चाहिए इसको कि वाटर किसके लिए काम आता है। प्रोवाइड मीडियम, जो भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी, जो भी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती है उसको ये मीडियम प्रोवाइड करता है, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस वगैरह है, ये सब है। तो वाटर साइटोप्लाज्म से ही तो भरा होता है, सॉरी, साइटोप्लाज्म में वाटर ही तो भरा होता है, वहां पे तो जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं वो होती हैं, तो वहां पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी वाटर में ही चल रही होती है, वो उसको मीडियम प्रोवाइड करता है बेसिकली। चलो जी, ये हो गया। अब देखो, एक है डिफरेंशिएशन, एक है डी डिफरेंशिएशन, एक है री डिफरेंशिएशन। मैंने आपको क्या बताया था बेटा, जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, डेवलपमेंट होता है ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन, ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन है क्या, मैंने क्या बताया, कोई भी सेल है वो डिवाइड कर दी है, उसके बाद वो परमानेंट हो गई, उसने मैच्योर हो गई, वो कहती है कि मेरे को तो अब डिवाइड नहीं करना, उसको अलग अलग काम पकड़ा दो, वो डिफरेंशिएट हो गई, अलग अलग उसने शेप और स्ट्रक्चर कर लिया, अटेन कर लिया, अलग अलग शेप स्ट्रक्चर उसने अटेन कर लिया। अब वो कहती है मुझे तो अलग काम पकड़ा दो,
और फिर वो फंक्शन करेगी, ठीक है, जो भी उसको फंक्शन हम प्रोवाइड करेंगे। तो रूट और एपिकल मेरिस्टेम की सेल है वो डिवाइड करती हैं, फिर वो मैच्योर हो जाती हैं, परमानेंट बन जाती है। परमानेंट होने के बाद क्या होगा, वो डिफरेंशिएट होंगी, जो भी उसको काम मिलेगा वो करेंगी। जैसे मैंने जाइलम फ्लोएम का एग्जांपल दिया था कि जाइलम वाली पानी को ट्रांसपोर्ट करेगी, है ना, ये सब स्ट्रक्चर उसका चेंज हो जाएगा, डिफरेंशिएट, डिफरेंट हो जाएगी अदर सेल से, मैच्योर हो जाएगी, परमानेंट हो जाएगी, स्पेसिफिक काम पकड़ लेगी, स्पेसिफिक फंक्शन करेगी, और उसकी शेप में भी चेंजेस हो गए, सेल वॉल भी होगी उसके पास, और जो प्रोटोप्लाज्म है वो उसका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और वहां पे सेकेंडरी सेल वॉल, लिग्नोसेल्यूलोसिक सेल वॉल में जो डिपोजिशन होता है वो भी उसमें स्टार्ट हो जाएगा, परमानेंट सेल, क्योंकि वो हार्ड होती है ना, हार्ड होती है, रिजिड होती है सेल वॉल, तो वहां पे डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा परमानेंट सेल में। ये भी आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा। डी डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन तो बता दिया भैया, सेल परमानेंट हो गई, मैच्योर हो गई, उसको काम मिल गया, और उसने डिवाइड करना बंद कर दिया, वो मैच्योर होने के बाद डिवाइड नहीं करती है ना। डी डिफरेंशिएशन भैया इसको हटा दो, इसने जो काम किया था रिमूव कर दो। देखो देखो बायोलॉजी का एक बहुत ही वो है कि तुम, अगर तुमको वर्ड अच्छे से पता है, तुमको डेफिनेशन आती है उसकी, तुमको उस वर्ड का मीनिंग पता है, तो तुम अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे। डी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन को रिमूव कर दो तुम, है ना, जो परमानेंट सेल डिवाइड नहीं करी तो उसको डिवाइड करवा दो, जिसने बोला था मैं डिवाइड नहीं करूंगी मेरे को काम दे दो, तो उसको डिवाइड करवा दो। मेडुलरी रेज जो हैं वो डिवाइड करके इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाती है, सेकेंडरी ग्रोथ, तुमने पता होगा, जो पिछले लेक्चर्स में पढ़ा होगा एनाटॉमी में। वो जिस सेल ने कैपेसिटी लॉस्ट कर दी थी वो कह रही थी कि मैं परमानेंट हो गई और मुझे डिवाइड नहीं करना, उस सेल के अंदर रिगेन हो जाती है, वो दोबारा से डिवाइड करने के लिए तैयार हो जाती है, जैसे कि आपने मेडुलरी रेस पढ़ी होंगी, है ना। मेडुलरी रेस डिवाइड करके क्या बनाते हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब देखो, अब आता है रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन में क्या है, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दिया, डी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन को रिमूव कर दिया, जो डिवाइड नहीं कर रही थी उसको डिवाइड करवा दिया। रीडिफरेंशिएशन कि हाँ भाई दोबारा से डिफरेंशिएट होना है मुझे, दोबारा से मुझे परमानेंट होना है। डिफरेंशिएशन में भी तो हम यही कर रहे थे कि वो उसको परमानेंट कर रहे थे, उसको मैच्योर कर रहे थे। तो अब इंटरफेसिकुलर और कोर कैम्बियम क्या कहता है, जो सेकेंडरी सेल वॉल है, नहीं हमें तो फिर से लूज करनी है एक्टिविटी, हमें नहीं करना डिवाइड, हमें भी अब दोबारा काम चाहिए। तो क्या होता है, तो वंस अगेन लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड, वो मेच्योर हो जाती है और उसकी तरह परफॉर्म करती है और अपना स्पेसिफिक फंक्शन पकड़ लेती है। ऐसे ही डिफरेंशिएशन में था, जैसे कि सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, यहाँ पे प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम था, है ना, कि भैया हमें काम दे दो, हमें डिवाइड नहीं करना, परमानेंट होना है। फिर रीडिफरेंशिएशन में क्या, हमें तो, हम तो परेशान हो गए अपना काम कर करके, अब हमें दोबारा से डिवाइड करना है, रिगेन करनी है कैपेसिटी, क्योंकि हमें सेकेंडरी ग्रोथ करनी है। अब ये कहती है भाई नहीं, अब हम, हमारा हो गया, हमें अब दोबारा से परमानेंट बना दो। तो डी डिफरेंशिएशन, उस डिफरेंशिएशन को हटा दो, वो सेल अब डिवाइड करेगी। डिफरेंशिएशन, उस सेल अब परमानेंट हो गई है वो, ठीक है, उसको काम पकड़ा दो, उसको जाइलम फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम फ्लोएम बना दो। रीडिफरेंशिएशन, उसको अभी दोबारा से परमानेंट होना है, क्योंकि उसने सेकेंडरी ग्रोथ जो करनी थी, कोर कैम्बियम, फेलोजम, फेलोडर्म वाली जो सेल्स होती है उनके अंदर रीडिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। अब मैंने ये करवा दिया है कि जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो इनडिटर्मिनेट होती है। स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर सेल्स और लोकेशन ऑफ सेल डिसाइड करते हैं कि ग्रोथ कहाँ पे होगी, कि जो सेल है मैच्योर सेल्स का, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो जाइलम जैसी है, फ्लोएम जैसी है, उसके फंक्शन क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है जी। रूट कैप की सेल्स बता दिया मैंने, अवे होती है मेरिस्टेमेटिक सेल से, है ना, ये बताया था मैंने, रूट एपिकल मेरिस्टम के नीचे ही, मेरिस्टेमेटिक सेल्स के नीचे ही जस्ट रूट कैप प्रेजेंट होती है उसके प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है जी। अब आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट तुमने पढ़ लिया, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन अब अच्छे से पता हो गया तुम्हें। अब डेवलपमेंट को भी, जैसे कि जो प्लांट की कंडीशन थी वहां पे टेम्परेचर, लाइट, ये सब डिपेंड कर रहा था। तो डेवलपमेंट है, कोई बच्चा है, उसकी हाइट, उसका बिहेवियरल डेवलपमेंट, उसका ब्रेन डेवलपमेंट, ये उसके आसपास का एनवायरनमेंट ही तो तय करता है। उसके जो जेनेटिक है, तो कोई बच्चा है वो बार बार रो रहा है, उसको कोई डिसऑर्डर हो रहा है, तो वो सब उसके जीन्स के ऊपर डिपेंड है, उसकी इनर वाली चीजें हैं। आउटर, वो कैसे माहौल में रह रहा है, वो एग्रेसिव बिहेवियर का है या हैप्पी बिहेवियर का है, मतलब हैप्पी मूड्स वाला है, तो वो सब उसकी जो फैमिली में जो है, वो जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है, तो वो उसी हिसाब से उसका डेवलपमेंट होगा। तो जो प्लांट है वो कहाँ पे रह रहा है, किस एनवायरनमेंट में है, क्या उसके जीन्स
की जो हिस्ट्री है वो सब चीजें यहाँ पे भी मैटर करती हैं। तो डेवलपमेंट इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है। इंट्रिंसिक मैंने बताया, अब देखो ये दोबारा से आ गया। कोई सीड है, वो जर्मिनेट किया, उसके बाद उसकी लाइफ में कितने चेंजेस हुए बुढ़ापे तक, सेनेसेंस तक, क्या क्या चेंजेस हुए, कौन कौन से हार्मोन आए, किसने जर्मिनेशन करवाया, किसने रूट की ग्रोथ बढ़ाई, किसने शूट की ग्रोथ बढ़ाई, किसने फ्रूट लगाए, किसने फ्रूट को पकाया, ये सब चीजें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है जी। जर्मिनेशन किसने करवाया, तो स्टार्टिंग से जर्मिनेशन से लेके और जब ओल्ड प्लांट अपना हो जाता है तो उसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं। जैसे ये तुम्हारा वो डायग्राम है, ये बहुत ही वैसा सा डायग्राम है, चलो इसमें पढ़ लेते हैं, वैसे मैंने करवा दिया है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या करते हैं, डिवीजन करती है। फिर उसके बाद दो सेल्स हैं, तो एक तो डिवाइड करेगी, वो प्लाज्मेटिक ग्रोथ करेगी, उसमें प्रोटोप्लाज्म का साइड बढ़ जाएगा। फिर जो डिवाइड नहीं करेगी वो डिफरेंशिएट करेगी, वो काम पकड़ लेगी, है ना। अच्छा, एक्सपेंशन होगी, इलोंगेशन हो गई, फिर उसका मैच्योरेशन हो गया। किसी ने काम पकड़ लिया, किसी का मैच्योरेशन हो गया। मैच्योर सेल्स क्या जाएगी, बुढ़ापे तक जाएगी, डिवाइड नहीं करेगी, सेनेसेंस तक जाएगी और फिर उसकी डेथ हो जाएगी। कोई मैच्योर सेल। अब यहाँ पे तुम सेकेंडरी ग्रोथ का छोड़ दो, बस तुम्हारी ये इसमें बताया हुआ है, बस ये डायग्राम दिया है, वैसे इसका कुछ खास पर्पज नहीं है। यही है कि मैच्योर सेल होने के बाद क्या होगा, परमानेंट हो जाएगी वो। परमानेंट, कोई परमानेंट चीज होती है क्या धरती पे, है ना, कि वो है सालों साल जिंदा है, कभी तो मरेगा, तो वो मैच्योर सेल सेनेसेंस में एंटर कर जाती है। चलो जी, ये है डेवलपमेंट प्रोसेस प्लांट की। प्लास्टिसिटी क्या होती है, देखो जी, कोई प्लांट है, वो अपने आप को कैसे अडेप्ट कर रहा है, कोई भी उसके पास स्ट्रेस है, वो वाटर में है, वो एयर में है। ठीक है जी। आप सर्दी आते ही सर्दियों के कपड़े क्यों पहन लेते हो, गर्मी आते ही उन कपड़ों को क्यों उतार देते हो, अलमीरा में क्यों रख देते हो। तो ये सब तो एनवायरमेंट के ऊपर है ना, तुमने अपने आप को अडेप्ट कर रखा है। अगर तुम नहीं पहनोगे कपड़े तो तुम बीमार हो जाओगे। तो ऐसे ही प्लांट है, अगर उसने अपनी बेचारी पत्ती का साइज अगर उसने अलग नहीं किया ना, चेंज नहीं किया उसको, हवा में अलग और वाटर में अलग, तो उसकी भी पत्तियां टूट जाएंगी, है ना, वो भी बहुत नाजुक है। तो प्लास्टिसिटी में देखो, ये एनसीईआरटी की लाइन मैंने ली हुई है यहाँ पे, फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट। अभी मैंने बताया आप लोग क्यों अपने एनवायरमेंट के हिसाब से, वेदर के हिसाब से कपड़े चेंज करते हो, है ना, तो ऐसे ही प्लांट है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट पाथवे फॉलो करेगा। और फेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है। अच्छा, फेजेस ऑफ लाइफ में एक तो भाई न्यू प्लांट है, एक ओल्ड प्लांट है, तो उसमें भी डिफरेंट होगा। तुम न्यू प्लांट को देख के कैसे बता सकते हो ये न्यू प्लांट है, ओल्ड प्लांट को देख के कैसे बता सकते हो ये ओल्ड प्लांट है। ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर उसके मिलेंगे। ठीक है। अगर उसके एनवायरमेंट को देख के भी वो अपने स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है, और जो लाइफ के फेजेस हैं उसको भी देख के अपने वो स्ट्रक्चर चेंज करता है, तो उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। हेट्रोफिली क्या होता है, होमोफिली, फिली का मतलब लीफ, हेट्रोफिल क्या होता है, हेट्रोफिल्स, माइक्रोस्पोरोफिल, तो वो सब लीफ में प्रेजेंट होता है। हेट्रोफिली क्या होता है, फिल का मतलब तो लीफ होता है, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, होमो का मतलब तो सेम। ये तो पता ही होगा, अगर नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये तो पता ही होगा कि डिफरेंट डिफरेंट। तो जो बेटा लीफ है ना, देखो जुवेनाइल जो उसकी स्टार्टिंग वाली लाइफ स्टेज है उसमें ऐसी है, फिर उसने 3 पत्तियां बना ली, अडल्ट में ऐसी है। ठीक है जी। देखो, अब देखो एक बटर कप वाला प्लांट है, उसकी टेरेस्ट्रियल में, हवा में तो ऐसी है लीफ उसकी, और वाटर में तो कैसी है, पतली है, वाटर हैबिटेट में पतली है। तो बटर कप का याद रख लेना कि कप में आप क्या पीते हो, चाय पीते हो, लिक्विड पीते हो, कुछ भी पीते हो, कोल्ड कॉफी पीते हो, कुछ भी पीते हो, तो वहां पे वाटर हैबिटेट को देख के ही इसका अपना स्ट्रक्चर चेंज करती है ये। और ये जो 3 प्लांट है ना, कॉटन, कोरिएंडर, लार्सपुर, ये क्या होता है, ये अपनी जो प्लांट है, ये अपनी जुवेनाइल और मेच्योर जो लाइफ है इसकी, मेच्योर प्लांट है, जुवेनाइल प्लांट और बड़ा वाला प्लांट है, एक तो बिल्कुल स्टार्टिंग वाला प्लांट, उसकी डिफरेंट डिफरेंट शेप करती है। तो यहाँ पे इसकी ऐसी शेप है, फिर ऐसी, बटरकप की पहले ऐसी है, हवा में ऐसी और वाटर में ऐसी है, पतली पतली पतली। तो चलो अब आता है मेन मेन चैप्टर, यहाँ से स्टार्ट होता है कि कौन से हार्मोन ने क्या काम किया, किस हार्मोन ने किसको डिस्कवर किया, किसके क्या फंक्शन थे। बस अगर आपने ये कर लिया तो आपके हो जाएंगे इसके क्वेश्चंस। इसको तुम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी बोल सकते हो। रेगुलेटर क्या होता है, तुम्हारे घर में सिलेंडर का रेगुलेटर है, वो क्या करता है, गैस को कम ज्यादा करते हो, गैस ऑन करनी है, ऑफ करनी है ना। तो ऐसे ये रेगुलेटर है प्लांट की ग्रोथ का, कब प्लांट की ग्रोथ बढ़ानी है, कब प्लांट की ग्रोथ रोकनी है ना, कब प्लांट की ग्रोथ ऑन करनी है, कब प्लांट की ग्रोथ ऑफ करनी है, और क्या, और हाँ, और कब प्लांट के ऊपर फ्रूट्स आएंगे, कब उसको पकाना है ना। तो ये सब चीजें
किसके ऊपर डिपेंड करती है? फाइटो हॉर्मोन्स के ऊपर, प्लांट के हॉर्मोन्स के ऊपर। जैसे कि देखो, एक होता है ऑक्सिन, वो किसका डेरिवेटिव होता है? इंडोल कंपाउंड है। इंडोल वहां पे रिंग प्रेजेंट होती है, इंडोल रिंग प्रेजेंट होती है वहां पे, जो कि ट्रिप्टोफैन उसको हेल्प करता है। ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव होती है। इंडोल कंपाउंड्स, इंडोल रिंग होती है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। इंडोल एसिटिक एसिड, ये किसका नाम है? ऑक्सिन का नाम है, क्योंकि वहां पे इंडोल रिंग प्रेजेंट होती है। कैरोटिनोइड किससे एब्सिसिक एसिड किससे ड्राइव होता है? कैरोटिनोइड से। एडेनिन से कौन ड्राइव्ड होता है? जो आप एटीजीसी पढ़ते हो, है ना? एडेनिन, प्यूरिन, प्यूरिन में क्या कितनी रिंग होती है? 9 मेंबर रिंग होती है, सॉरी 9 मेंबर रिंग होती है यहाँ पे। और ये ऐसे 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 होती है ना, 9 मेंबर रिंग होते हैं प्यूरिन में। तो ये तुम्हें याद नहीं रखना है, बस तुम्हें ये रखना है कि एडेनिन से कौन सा डिराइव है? N6 फरफ्यूराइल अमीनोप्यूरिन काइनेटिन। टर्पीन से कौन सा? जिबरलिक एसिड, गैसेस इथाइलिन। ठीक है जी। कैरेटिनोइड्स, एब्सिसिक एसिड, टर्पीन, जिबरलिक एसिड और वैसे तो बहुत सारे जो जिबरलिक एसिड हैं, 100 टाइप्स के प्रेजेंट है, लेकिन कुछ कुछ ही होते हैं जो एक्टिव होते हैं। जो मेन है वो GA3 है। ठीक है, इसको याद कर लेना। गैसियस हार्मोन जो आप C2H4 पढ़ते हो केमिस्ट्री में, वो आपने पढ़ा होगा इथाइलिन। ठीक है जी। अब देखो, ये काइनेटिन पे आपको काइनेसिस करता है, ये साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीजन, है ना? तो यहाँ पे साइटोकाइनिन आएगा। चलो, मैंने आगे भी करवा रखा है, मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, आगे यहाँ पे साइटोकाइनिन आएगा। काइनेटिन प्यूरिन से डिराइव्ड होता है। काइनेटिन से याद रखो साइटोकाइनिन। चलो मैं लिख के देती हूँ अभी यहाँ पे। वेट वेट, चलो आप देखो। देख, मैंने क्या बोला कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, रेगुलेटर्स का मतलब क्या होता है? वो उसकी ग्रोथ के ऊपर, उसको चाहे तो वो बढ़ा भी सकते हैं उसकी ग्रोथ को, चाहे तो वो कम मतलब रोक भी सकते हैं उसकी ग्रोथ को, है ना? तो एक होते हैं पॉजिटिव रेगुलेटर, एक होते हैं नेगेटिव रेगुलेटर। नेगेटिव रेगुलेटर नेगेटिव इफेक्ट डालेंगे, इनहिबिट करेंगे ग्रोथ को। पॉजिटिव रेगुलेटर उसकी ग्रोथ को बढ़ाएंगे। तो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिबरलिन, ये तो उसकी ग्रोथ को ज्यादा करते हैं। और जो एब्सिसिक एसिड है और जो इथाइलिन है, इथाइलिन का काम वैसे गैसियस हार्मोन है, ये फ्रूट्स को पकाने में भी हेल्प करता है, लेकिन इसके इनहिबिटरी इफेक्ट भी है। एब्सिसिक एसिड, ये सब चीजें डोरमेंसी और एब्सिशन करते हैं, मतलब कि ओल्ड प्लांट्स में, और क्या डोरमेंसी में, जब सीड डोरमेंट वाली स्टेज आती है तब हम इसका अलग से फंक्शन पढ़ेंगे। तो जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, तो ग्रोथ होगी कैसे? जब तक सेल डिवाइड नहीं करेगी तो क्या ग्रोथ होगी? जब तक प्रोटोप्लाज्म का साइज इंक्रीज नहीं होगा तब तक क्या ग्रोथ होगी? तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो सारे, जो ग्रोथ हॉर्मोन्स हैं जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है? एक सबसे पहली सेल डिवीजन, उसके बाद सेल एनलार्जमेंट। सेल जब तक बड़ी नहीं होगी तो क्या डिवाइड होगी? सेल जब तक इलोंगेट नहीं होगी, लंबी नहीं होगी, तो क्या वो डिवाइड करेगी? है ना? पैटर्न फॉर्मेशन, उसका कौन किसके बाद कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है? वो डिफरेंशिएट कर रही है, नहीं कर रही है, रीडिफरेंशिएट कर रही है, या सॉरी, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन कैसे कर रही है? ट्रोपिक ग्रोथ कर रही है, वो नहीं कर रही है। लाइट को देख के वो ग्रोथ कर रही है, नहीं कर रही है। लाइट की तरफ वो बेंड हो रही है ना? फ्लावरिंग कब आती है उसमें? फ्रूट और सीड और ये सब का डेवलपमेंट। अगर इन सब चीजों में वो हेल्प कर रही है तो क्या वो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स हैं। अब देखो, डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन। ऑक्सिन तो किसने किया था जी? चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन। चार्ल्स डार्विन पापा थे और फ्रांसिस डार्विन का बेटा था। ठीक है, इन दोनों बाप बेटो ये फोटोट्रोपिज्म पे काम कर रहे थे। ठीक है, लाइट के ऊपर काम कर रहे थे, प्लांट्स को लाइट दे रहे थे, उसके ऊपर उसके देख रहे थे कि भाई जो प्लांट है, प्लांट का जो कोलियोप्टाइल है, जब उसको लाइट प्रोवाइड करते हैं तो वो कहाँ कैसे बैंड हो रहा है, क्यों बैंड हो रहा है। उनको ये तो पता था वो कोई केमिकल प्रेजेंट है कि वो कोलियोप्टाइल जो है, इन्होंने किया था कैनरी ग्रास में, वो मैं आगे भी करवाया है मैंने। इन्होंने किया था, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने किस पे किया था? कैनरी ग्रास में किया था। यहाँ कैनरी ग्रास में किया था कि जो कोलियोप्टाइल है वो कैसे बैंड हो रहा है लाइट की साइड, है ना? वहां पे कोई केमिकल तो प्रेजेंट है, लेकिन इनको ये नहीं पता था कौन सा केमिकल प्रेजेंट है। FW वेंट ने ओट सीडलिंग के ऊपर काम किया था, जो मैंने बताया था सीडलिंग व्हाइट होती है उसके ऊपर। तो उन्होंने ओट सीडलिंग के ऊपर काम किया था और उन्होंने वहां से आइसोलेट किया था। उन्होंने उस जो है ना अगार प्लेट पे उस केमिकल को निकाल के उसको आइडेंटिफाई किया था कि ये है क्या। तो उन्होंने
उसको ऑक्सिन नाम दे दिया। एफडब्ल्यू वेंड ने ओट सीडलिंग के ऊपर काम किया और उसने उस केमिकल को नाम दिया ऑक्सिन। चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने ये तो बताया था कि हाँ वो लाइट की तरफ जा रही है, फोटोट्रोपिज्म कर रही है, बैंड हो रही है, उस पे जो कर्व आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है ये नहीं पता था उन्हें, पर उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पे कोई केमिकल प्रेजेंट है। ठीक है जी। अब देखो जिबरलिक एसिड क्या होता है, इसको किसने डिस्कवर किया था? ई कुरोसावा ने किया था। राइस की जो सीडलिंग है वहां पे एक फंगस ग्रो हो रही थी, फुल सीडलिंग हो रही थी, मतलब लग रही थी वो वैसी, लेकिन जाके वो कोई डिजीज थी, उसके अंदर सीड ही नहीं था। वहां पे वो केमिकल किसके थ्रू निकल रहा था? फंगस थी वहां पे। कौन सी? जिब्रेला फ्यूजिकुरोई, है ना, जिब्रेला फ्यूजिकुरोई। तो यहां से इसका नाम जिब्रेलिक एसिड पड़ा। एब्सिसिक एसिड इसका थोड़ा इनहिबिटर वाला काम है ना, तो इनहिबिटर बी इन एब्सिशन 2 और डोरमिन। डोरमिन यानी कि डोरमेंसी करवाएगा, एब्सिशन बुढ़ापा करा देगा, इनहिबिटर सेल की ग्रोथ को रोक देगा या कैसे भी। तो ये हम इसके फंक्शन में पढ़ेंगे। इथाइलिन पता ही है सबको, गैसियस हार्मोन होता है, फ्रूट्स जो होते हैं उनको पकाने में हेल्प करता है। जैसे आपने आज रो मैंगो तोड़ लिया पेड़ से, उसको रख दिया 5-7 दिन, तो उसमें अपने आप इथाइलिन की जो अमाउंट है वो बढ़ती जाएगी, है ना। ऐसे ही रो पपाया होते हैं, है ना, ये सब क्या होते हैं, तुम तोड़ के रख लो, एक हफ्ते बाद वो धीरे धीरे उसमें खुद ही इथाइलिन प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो उससे क्या होता है, फ्रूट्स पक जाते हैं, तो जो पके हुए फ्रूट्स होते हैं उसमें इथाइलिन की अमाउंट ज्यादा होती है, उसको इथाइलिन हेल्प करता है उसको पकाने में। गैसियस होता है, वोलेटाइल होता है, फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। साइटोकाइनिन, मैंने क्या बोला, काइनेटिन, काइनेटिन से डिराइव है ये, काइनेटिन से। तो काइनेटिन, काइनेसिस, साइटोकाइनिन, काइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, तो सेल को डिवाइड करने में हेल्प करेगा, एक इसमें सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। वेस्कुलर टिश्यू इन सब से में मिलता है, ये काइनेटिन से डिराइव्ड है। ईस्ट एक्सट्रैक्ट और कोकोनट मिल्क और डीएनए भी मिलता है। ठीक है जी। मतलब जब डिस्कवरी हुई थी तो यहाँ पे हुई थी सबसे पहले ईस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क और डीएनए। और जिबरलिक एसिड में कहा हुआ था? जिब्रेला फ्यूजिक्रोई में देखा गया था। ऑक्सिन का सबको पता ही है, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने, और एफडब्ल्यू वेंड ने ओट सीडलिंग में किया था। चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने किसमें किया था? कैनरी ग्रास में एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है। और उन्होंने नाम नहीं रखा था इसका, आइसोलेट किसने किया, निकाला किसको उसके अगार प्लेट से? एफडब्ल्यू वेंड ने। यहाँ पे तुम्हें इतना याद रखना है। अब देखो जी ऑक्सिन आता है, तो तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो नेचुरल एसिटिक एसिड है वो कौन से है। इंडोल एसिटिक एसिड मैंने बता दिया, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड ये भी नेचुरल एसिटिक एसिड है, इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, बी से ब्यूटायरिक एसिड। ओके। सिंथेटिक कौन सा होता है? एनएए ना आ, एनएए ना आ से तुम याद रख सकते हो नेफ्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। सिंथेटिक वाले तो तुम्हें नाम से ही पता चल रहा है, अगर क्वेश्चन भी आएगा तो ना आ से याद रख लेना, एनएए नेफ्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4 डाइक्लोरो। और तुम्हें ऑक्सिन का रियल नेम तो पता ही है, इंडोल एसिटिक एसिड, तो इंडोल ब्यूटायरिक एसिड भी उसका क्या हो गया, नेचुरल नेम ही हो गया। अब देखो ये मेन है, ये याद नहीं होते ऑक्सिन, तो ये आप अपनी कोई ट्रिक बना सकते हो, वैसे लर्न कर सकते हो इसको। जो ऑक्सिन है उसका पहला काम क्या है कि जो वो है इनिशिएट करेगा रूटिंग इन स्टेम कटिंग। अगर किसी प्लांट की तुमने स्टेम कट कर दिया तो वहां पे उस पे ये रूट्स आने लग जाएंगी। तो रूटिंग को कौन इनिशिएट करता है? रूट्स में इनिशिएट करता है, मतलब वो स्टार्ट करता है, रूटिंग को इनिशिएट करता है। ठीक है जी। रूट को इनिशिएट करता है, प्रमोट करता है फ्लावर। फ्लावर किस में प्रमोट करेगा? पाइनएप्पल में। एपिकल डोमिनेंस, रूट एपिकल मेरिस्टम, रूट एपिकल मेरिस्टम जो एपिक्स की जो ग्रोथ होती है उसको डोमिनेट करेगा, उसको बढ़ाएगा। और हाँ, और जो लेटरल ब्रांचेस हैं उसकी ग्रोथ को ये रोकेगा कि नहीं मुझे साइज बढ़ाना है अपना, ऐसे फैलना नहीं है। ठीक है। तो टिप के ऊपर ज्यादा ऑक्सिन प्रेजेंट होता है, वो क्या, एपिकल डोमिनेंस करता है। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे अगर वो टिप के ऊपर प्रेजेंट भी है तो यहाँ पे स्टार्टिंग वाली जो ब्रांचेस होती हैं इनको ग्रोथ नहीं होने देता वो। तो ऐसे क्या करते हैं कि आपने जो हेज प्लांट देखे होंगे, जैसे किसी हॉस्पिटल में, स्कूल में, गार्डन में, पार्क में, कहीं भी आपने देखे होंगे, रोड साइड देखे होंगे, तो वहां पे कट करते रहते हैं ना माली। क्यों करते हैं वो उनको की है कि जो प्लांट जब बड़ा हो जाता है, घना हो जाता है, तो वो ज्यादा अच्छा नहीं लगता, तो उसको ऊपर से कट कर देते हैं, तो उसका ऑक्सिन वाला पार्ट वो कट कर देते हैं। इसलिए उसकी लेटरल ब्रांचेस को, जो उसकी साइड वाली ब्रांचेस हैं,
उसको फैलने में जगह मिलती है और वो देखने में सुंदर लगता है। अगर ऑक्सिन तुमने ऊपर से काट दिया, क्योंकि ऑक्सिन तो इनहिबिट कर रहा था ना, अपनी जो साइड वाले जो ब्रांचेस हैं उनको नहीं ग्रो होने दे रहा था, सिर्फ अपना साइज इंक्रीज कर रहा था। तो तब जब तुम ऑक्सिन को हटा दोगे तो साइड वाली जो ब्रांचेस है उसको हेल्प मिलेगी अपना साइज बढ़ाने में। तो वो है एपिकल डोमिनेंस हो गया, सेल डिवाइड करेगा ये भी। और पार्थिनोकार्पी, सीडलेस फ्रूट्स में हेल्प करेगा। प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज। अरे भाई अभी तो प्लांट का साइज ही बढ़ा रहा है वो, है ना। तो इतनी जल्दी कैसे तुम फ्रूट्स के लिए तो इथाइलिन वगैरह काम करते हैं, लीफ को नहीं। अभी स्टार्टिंग की स्टेज में लीफ को गिरने नहीं देगा, क्योंकि अभी तो लीफ का काम है, लीफ में तो फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होगा तो खाना मिलेगा, कैसे तुम लीफ को गिरा सकते हो। तो ऑक्सिन को कितने काम हो गए, इनिशिएट करता है रूटिंग को, सेल डिवाइड करता है, पार्थिनोकार्मी में हेल्प करता है, लीफ को गिरने से बचाता है, सीडलेस फ्रूट में हेल्प करता है, एपिकल डोमिनेंस, एपिकल जो जो सूट का जो एपिकल पार्ट है उसको ग्रोथ होने में हेल्प करता है, और लेटरल ब्रांचेस को, जो उसके साइड वाली ब्रांचेस जो निकलती हैं उसको रोकता है। ठीक है। पाइनएप्पल, ये वाला याद रख लेना, ये आपकी एनसीईआरटी में प्रमोट करता है फ्लावरिंग, किसमें, पाइनएप्पल में। अब आता है जिबरलिन एसिड, जिबरलिक एसिड, Za3 वैसे इसका एक्टिव फॉर्म है और ये एसिडिक है। वैसे तो ये 100 टाइप्स के मिलते हैं, ठीक है, बहुत ही प्रकार के मिलते हैं तो मैं जिबरलिक एसिड, लेकिन Za3 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक्टिव फॉर्म में मिलता है, ज्यादातर में यही मिलता है, जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था वो Za3 ही था, उसके बाद इन्होंने नाम रखना स्टार्ट कर दिया। देखो जी, जी फॉर जिबरलिन, जी फॉर ग्रेप से याद रख लेना। जो ग्रेप का जो गुच्छा होता है, चलो ये बेल है, इससे गुच्छा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी जो ये स्टॉक होती है ना, स्टॉक, इसकी लेंथ को इंक्रीज करता है। अब जितनी स्टॉक की लेंथ होगी उतने ज्यादा इस पे ग्रेप लगेंगे, है ना। जितनी स्टॉक की लेंथ होगी उतने ज्यादा इस पे ग्रेप लगेंगे, है ना, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो ऐसे स्टॉक की लेंथ इंक्रीज करने से क्या होगा, फ्रूट का प्रोडक्शन, ग्रेप्स का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, है ना। और किस फंगस से मिले थे, जिब्रेला फिजिक्रोई से मिले थे, ये आप याद रखना, फुली सीडलिंग वाला। ठीक है। ग्रेप की लेंथ को इंक्रीज करता है, जी फॉर जिबरलिन, जी फॉर ग्रेप। एप्पल इलोंगेशन, एप्पल का जो फ्रूट है उसको भी इलोंगेट करता है, उसको भी बड़ा करता है, उसको भी सुंदर करता है। लेंथ स्टेम की बढ़ाता है, इंटरनोड्स वगैरह की, जो स्टेम की लेंथ है, जैसे कि शुगर केन है, उसकी लेंथ बढ़ाएगा, जितना बड़ा गन्ना उतना, सॉरी, जितना बड़ा गन्ना उतना ज्यादा शुगर प्रोडक्शन। तो देखो जी, जो फ्रूट्स हैं, ग्रेप्स हैं, ज्यादातर उनका तो ये फेवरेट है, एप्पल हो गया, ये सारे एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिए हैं। एप्पल का इलोंगेशन करेगा, उसको बढ़ाएगा, उसको बड़ा करेगा, सुंदर करेगा। ग्रेप्स की स्टॉक की लेंथ इंक्रीज करेगा, शुगर केन की भी लेंथ इंक्रीज करेगा, ताकि बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें शुगर प्रोडक्शन मिल सके, है ना। और डिले करेगा सेंसेशन, कैसे, आप ग्रेप की लेंथ बढ़ा रहा है, इसका फ्रूट इलोंगेट कर रहा है, तो भाई कहेगा कि मुझे फ्रूट की प्रोडक्शन करने दो भाई, मुझे शुगर केन का साइज बड़ा करना है, तभी तो मैं ज्यादा शुगर बना पाऊंगा। इसीलिए बुढ़ापा लेट से आने देगा वो, है ना, उसको ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स बनाने हैं अभी, है ना, फ्रूट्स का अमाउंट बढ़ाना है उसको। स्पीड ऑफ माल्टिंग, अच्छा माल्टिंग क्या होती है, जो ब्रिवरेज इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं उसमें। बोल्टिंग ऑफ बीटरूट एंड कैबेज, जैसे कि देखो जी, कैबेज जो होती है, देखा होगा कैबेज का प्लांट आपने, वो जैसे ये मिट्टी है तो वो थोड़ा सा हटके ऊपर, रोसेट फैमिली की, आप अलग से पढ़ोगे। बस यहाँ पे तुम ग्रेप्स, एप्पल और इन सब का, शुगर केन का साइज कैसे बढ़ता है वो याद रखना। साइटोकाइनिन क्या होता है, काइनेसिस मैंने बताया, काइनेटिन से डिराइव्ड है। क्या कराएगा ये, सेल का डिवाइड करवाएगा भैया, सेल को अनलार्जमेंट करवाएगा, हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू क्लोरोप्लास्ट, न्यू क्लोरोप्लास्ट वाली सेल बना देगा। ठीक है। सिंथेसाइज रैपिड सेल डिवीजन, रैपिडली सेल डिवाइड करवाएगा, साइटोकाइनेसिस करवाएगा बहुत जल्दी जल्दी, है ना। और ओवरकम करेगा एपिकल डोमिनेंस को, जो काम ऑक्सिन कर रहा था एपिकल डोमिनेंस, उसको ये इनहिबिट करेगा, है ना। वैसे तो ये ग्रोथ करेगा, सेल जल्दी जल्दी डिवाइड करेगा, लेकिन ये लेटरल ब्रांचेस बढ़ा देगा, एपिकल हाइट इंक्रीज नहीं करेगा, लेटरल ब्रांचेस, लेटरल ब्रांचेस को कौन इनहिबिट कर रहा था, ऑक्सिन। और ये किसको ओवरकम कर रहा है, एपिकल को, कि नहीं मुझे भी साइड के ब्रांचेस बढ़ानी है, मुझे भी साइड की ग्रोथ करनी है। डिले इन लीफ सेनेसेंस, लीफ की जो सेनेसेंस है उसको भी ये डिले कर रहा है, और जिबरलिन भी डिले कर रहा था सेनेसेंस को, है ना। ऑक्सिन भी कर रहा था, वो भी जो पत्तियां हैं उसको टाइम से पहले नहीं गिराने दे रहा था। और promote lateral branches and of adventitious shoot formation, lateral branches और जो adventitious shoot formation होती है उसको ये promote करता है।
ठीक है। जो लेटरल ब्रांचेस को इनहिबिट कौन कर रहा था, ऑक्सिन। एपिकल डोमिनेंस को कौन प्रमोट कर रहा था, ऑक्सिन। और यहाँ पे इनहिबिट कौन कर रहा है एपिकल डोमिनेंस को, साइटोकाइनिन। और लेटरल ब्रांचेस को कौन प्रमोट कर रहा है, साइटोकाइनिन। तो ये सब लर्न होना चाहिए आपको, ठीक है। अब आता है एब्सिसिक एसिड जी। कुछ नहीं है, ये इनहिबिट करता है जर्मिनेशन को। अब जर्मिनेशन को, किसी सीड को जर्मिनेट होने से रोक रहा है ये, है ना। तो क्या करेगा ये, सीड वाली फॉर्म में रहना चाहता है, इसको सोते रहना बहुत पसंद है। ये कहता है भाई अभी तुम डोरमेंट स्टेज में रहो, सीड को कहता है भाई सोते रहो तुम, है ना, अब तुम मत करो, अब तुम जर्मिनेट मत करो। जर्मिनेशन किसका काम है, जिबरलिक एसिड का काम है। तुम मत करो, तुम डोरमेंट स्टेज में रहो। जब तुम्हारा सॉरी, जब तुम्हारा फेवरेट एनवायरमेंट आएगा, मान लो किसी सीड का फेवरेट एनवायरमेंट क्या है, गर्मियों में है तो वो गर्मियों में ग्रो करेगा, सर्दियों में है तो वो सर्दियों में ग्रो करेगा। उसके और वो मिट्टी में पड़ा रहेगा। उसको ऐसे नहीं होते, कई ऐसे ही प्लांट उग जाते हैं, अनवांटेड प्लांट्स या फिर सीड, है ना। तो जब उनको फेवरेबल टेम्परेचर मिलेगा, वाटर मिलेगा, उसका जो है ना, उसी में वो ग्रो करेगा, वरना वो डोरमेंसी में ही पड़ा रहेगा। ये काम कौन करता है, एब्सिसिक एसिड। वो सीड को बताता है कि भाई उठ जा, अब तुझे डोरमेंसी में रहना है। जिब नहीं, जिबरलिक एसिड आएगा और कहेगा नहीं तुझे जर्मिनेट करना है, तू जर्मिनेट कर, है ना। तो डोरमेंसी में कौन रहेगा, एब्सिसिक एसिड इनहिबिट करेगा अब जो डोरमेंसी में रख रहा है वो इनहिबिट ही करेगा जर्मिनेशन को। और ये स्ट्रेस हार्मोन है। जब वाटर कम होगा तो स्टोमेटा को बोल देगा भाई बंद हो जा, है ना, क्योंकि पानी अपने पास नहीं है, पानी को अब बचाना है ना। तो ये सारे काम स्ट्रेस में कौन काम करता है, एब्सिसिक एसिड, है ना। वैसे आता है ये इनहिबिट वाले रोल में कि भाई डोरमेंसी को बढ़ाएगा और सारी ग्रोथ को रोक देगा। कोई ज्यादा स्ट्रेस है तो ग्रोथ को भी रोक देगा ये। इथाइलिन क्या है, गैसेस हार्मोन है। कितनी बार बताया अभी मैंने कि फ्रूट्स को राइपन करने में हेल्प करता है। एक दो चीजें और हैं, ये तो सबको पता होगा इथाइलिन का, कि भाई फ्रूट को सेनेसेंस, एप्सिसन, ये सब लाता है। राइपनिंग, जल्दी जल्दी फ्रूट्स को पकाता है कि भाई पको और नीचे गिरो, है ना, है ना। क्या, सेनेसेंस बढ़ाता है, एप्सिशन लाता है, राइपनिंग करता है फ्रूट्स की। अच्छा, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, जो सीडलिंग है, जो सीड की है, जो सीडलिंग है जो अभी अभी हुई है, उसकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करेगा। जैसे कि ये सीड है, यहाँ से सीडलिंग हुई है, तो उसकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवाएगा ये कौन, इथाइलिन। स्वेलिंग और एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकोट। एपिकल हुक क्या होता है जी, देखो जी, अब ये जो मतलब छोटा सीड है, अभी छोटा सीड है, मान लो अभी अभी ग्रो, यहाँ पे ले लेती, चलो यहाँ छोटा सीड है, अभी अभी ग्रो हुआ है। तो छोटी सी उसकी लीफ निकलती है ना, वो ऐसे ऐसे निकलती है, मतलब कि बंधी हुई सी, है ना, ऐसे गुच्छा सा। दो लीफ तो ऐसे होती है, आराम से लीफ निकली हुई है, ऐसे नहीं, गुच्छा सा स्टार्टिंग में जो ग्रीन पार्ट निकलता है मिट्टी के नीचे से, उसको बोलते हैं एपिकल हुक। तो उसकी स्वेलिंग करता है, उस एपिकल हुक की फॉर्मेशन कौन करवाता है, इथाइलिन। जर्मिनेशन का काम उसका है, जिबरलिक एसिड का। डोरमेंसी का काम इथाइलिन का है, लेकिन एपिकल हुक फॉर्मेशन कौन करवाता है, इथाइलिन। ये याद रखना बेटा। और इंटरनोड का फंक्शन कौन प्रमोट करता है, इथाइलिन। पेटियोल फॉर्मेशन, इथाइलिन। प्रमोट रूट ग्रोथ, इथाइलिन। इनिशिएट करता है ऑक्सिन, इनिशिएट इन रूट, रूटिंग को इनिशिएट ऑक्सिन करता है। और उसको प्रमोट कौन करता है, मतलब कि देखो ऑक्सिन ने तो कह दिया भाई जा रूट, तू रूट बन जा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स को तू रूट बन जा, है ना। वो रूटिंग इनिशिएट तो कर देगी, लेकिन उसको आगे करने का काम, उसको ग्रोथ करवाने का काम कौन करेगा, प्रमोट रूट ग्रोथ। यानी कि तुम्हारी जो मम्मी होती है वो तुम्हारी ग्रोथ करने में हेल्प करती है। तुम्हें अगर मम्मी ने टाइम पे कॉम्प्लेन नहीं पिलाया होता तो क्या तुम इतने लंबे होते, है ना। तो जो रूट है उसकी ग्रोथ को लंबा करने का काम इथाइलिन करना है ना। ऑक्सिन ने तो चलो भाई बर्थ दे दिया, कर दिया, हाँ इनिशिएट कर दो तुम, है ना, बस। ऑक्सिन ने तो सिर्फ इनिशिएट किया है, बाकी का काम तो इसने किया है, इथाइलिन ने, बहुत ही मेन है। इनिशिएट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, ठीक है। ये सब चीजें आपको याद रखनी है कि फ्लावरिंग किसमें इनिशिएट करता है, कौन करता है, पाइनएप्पल। चलो जी, अब ये आई होप कि आपको ये लर्न हो गया होगा हॉर्मोन्स का, वरना मैं अगर ये फंक्शंस इसके लर्न भी ना हुए हो ना, तो एक बार बस ऐसे ही देख लेना, बार बार हर हफ्ते क्वेश्चन करो तब देख लेना, वरना मैं इसकी ट्रिक लेके आऊंगी, आप उसकी अलग से वीडियो देख लेना, ठीक है। चलो जी, अब कंप्लीट करते हैं लेक्चर को। इसके बाद आप रिवाइज करके आना, फिर हम इसके क्वेश्चन करेंगे, ओके।
जो लेटेस्ट क्वेश्चन है 2024 में जो आए थे मई में वो करेंगे हम। चलो जी